हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकम टैक्स में डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम आज की क्लास में बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इंडिविजुअल भी आता है, एचएफ भी आता है, लेकिन फाइनल के पॉइंट से बात करूंगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस है, क्योंकि इंडिविजुअल एचएफ का तो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल्ड में पढ़ चुके हो। तो एक बार आपका इंडिविजुअल एंड एचएफ भी एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए, लेकिन डिटेल्ड में आपको कंपनी का स्टेटस पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव में भी आपका पढ़ा हुआ नहीं है, होगा ऊपरी ऊपरी, नॉट इन डिटेल्ड। जैसे ही अभी हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एग्जीक्यूटिव में किया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं किया था ना। यस, तो नाउ वी स्टार्ट जिसका इंतजार हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द इनकम टैक्स, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। यदि मैं कंपनी की यदि बात करूं तो हमने सेक्शन 115O के अंदर जब हमने सीडीटी की बात की थी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की बात की थी, वहां पे भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स में भी हमने कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद है? कोई बताएगा तुम में से कौन? सीडीटी के पर्पज के लिए कंपनी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। क्या दो कैटेगरीज थी? जल्दी बताओ बेटा। टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने कंपनी को। नंबर 1, वेरी गुड, डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड इज फॉरेन कंपनी। कंपनी को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज अ डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड इज अ फॉरेन कंपनी। कोई ये बताएगा? ये रिवीजन हो रहा है बेटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है? डोमेस्टिक कंपनी वो है जो फॉरेन कंपनी नहीं है, और फॉरेन कंपनी वो है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। ये तो मजाक की वाली बात हो गई। हम तो ये बात कर रहे हैं, बताओ ना क्या है डोमेस्टिक कंपनी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, बहुत जरूरी है। हमें रिकॉलिंग पावर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, बार बार रिकॉल करने की आदत डालो। क्या है डोमेस्टिक कंपनी? सर कुछ याद आ रहा है? डोमेस्टिक कंपनी 2 पॉइंट बताए थे सर आपने डोमेस्टिक कंपनी के ना, वेरी गुड, ट्राई करो। डोमेस्टिक कंपनी में 2 पॉइंट है, बिल्कुल सही है, या तो ये या तो वो। एवरी इंडियन कंपनी इज ऑलवेज डोमेस्टिक कंपनी। जो इंडियन कंपनीज है वो तो सारी डोमेस्टिक कंपनी है, जो भी इंडियन कंपनीज है वो तो सब डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी भी, याद आया? फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है। कब? फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है यदि उन्होंने डिविडेंड को डिक्लेयर और पे करने के लिए इन इंडिया उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया हुआ है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, पे करने के लिए, तो ऐसी कंपनी मानी जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में 2 पॉइंट आते हैं। 1, इंडियन कंपनीज, तो जितनी भी इंडियन कंपनीज है दैट इज ऑलवेज डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती यदि उन्होंने डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, पे करने के लिए यदि प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वो भी क्या है? वो भी आपकी इंडियन कंपनीज की कैटेगरी में, डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरीज में कवर्ड है। इसके अलावा जो अदर फॉरेन कंपनी है उनको बोलते हैं अपन फॉरेन कंपनीज, मतलब जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा उसके लिए डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। डोमेस्टिक और फॉरेन से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। आप डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, हमें तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। यदि आपको याद होगा, जो कंपनी इंडिया में रेजिडेंट है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, जो भी कंपनी इंडिया में रेजिडेंट है उसे हर इनकम पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट को ओनली इंडिया में उसी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा जो इनकम इंडिया में एक्रू अराइज हुई हो या इंडिया में रिसिप्ट हुई हो।
ये पॉइंट समझ में आया बेटा? सब करना क्या चाह रहे हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं, हमें यही डिटरमाइन करना है कि जो कंपनी है वो कंपनी कब रेजिडेंट मानी जाएगी, कब नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, क्योंकि रेजिडेंट की हर इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, राइट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमने कंपनीज को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। नो, यहाँ पे हमने डोमेस्टिक और फॉरेन नहीं किया, यहाँ पे हमने डिवाइड किया इंडियन कंपनी। रीजन है इसका, यहाँ पे हमने कंपनी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। हमने अब तक जो बात की थी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, या हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी अदर कंपनीज, इंडियन कंपनी अदर कंपनीज। तो जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज ऑलवेज इंडियन रेजिडेंट, मतलब जो भी कंपनी इंडिया के इंडियन कंपनी है, जो भी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। उसके लिए कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? यदि क्वेश्चन में आ गया कि इंडियन कंपनी है दैट इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, और जब इंडियन कंपनी इंडियन रेजिडेंट है, इसका मतलब इंडियन कंपनी की जापान की इनकम हो, अमेरिका की इनकम हो, इंडियन इनकम हो, और इनकम एवरी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी रेजिडेंट कब मानी जाएगी, यदि वो कंपनी, मेरे साथ बोलो बेटा, यदि वो कंपनी इंडियन कंपनी है, यदि वो कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। और इंडियन कंपनीज के अलावा अदर कंपनीज, तो इसमें अदर डोमेस्टिक कंपनीज भी आ जाएगी और फॉरेन कंपनीज भी आ जाएगी। इंडियन कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी हमें पता ही जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने बात किए थे, तो वो इंडियन कंपनीज है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, और इंडियन कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज है, मतलब अदर डोमेस्टिक कंपनी, अदर डोमेस्टिक कंपनी भी सेकंड कैटेगरी के अंदर कवर्ड है। मतलब वी कैन से हमने कंपनी को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर वन इज अ इंडियन कंपनी, नंबर टू इज अ अदर कंपनी। तो अदर कंपनी में फॉरेन कंपनीज भी है, अदर कंपनी में अदर डोमेस्टिक कंपनीज भी है, मतलब अदर देन इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनीज के अलावा जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है, जो भी फॉरेन कंपनीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द गेम स्टार्ट। जो अदर कंपनीज हैं, जो अदर कंपनीज हैं, जो बाकी कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज के अलावा कोई भी कंपनी है, वो अदर कंपनीज, वो अदर कंपनीज, वो अदर कंपनीज पोइम यदि इंडिया में है, पोइम कविता, पोइम POEM, पोइम, यही तो चैप्टर है इंटरेस्टिंग। पोइम POEM, POEM पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये एग्जीक्यूटिव में नहीं था इसलिए फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। POEM पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस। यदि इंडियन कंपनी के अलावा, इंडियन कंपनी के अलावा जो भी अदर डोमेस्टिक कंपनीज हैं और जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, यदि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यदि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है, तो रेजिडेंट इंडिया में इवन वो फॉरेन कंपनीज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पोइम नॉट मैनेजमेंट, यदि कोई जापानी कंपनी हो, कोई अमेरिकन कंपनी हो, कोई चाइनीज कंपनी हो, कोई यूके कंपनी हो, यदि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है, तो मतलब इंडिया है ना। यदि उनका मेजोरिटी धंधा यहां से किया जाता है, उनका मेन मैनेजमेंट यहां से किया जाता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट यहां से किया जाता है, तो चाहे कोई जापान की कंपनी हो, चाहे कोई अमेरिका की कंपनी हो, कोई सिंगापुर की कंपनी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है, तो रेजिडेंट इंडिया में है। लेकिन इन अदर कंपनीज का, मतलब अदर डोमेस्टिक कंपनीज का और फॉरेन कंपनीज का यदि पोइम आउटसाइड इंडिया है, पोइम इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है।
तो यहां पे हमें समझ में आ जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। और इंडियन कंपनीज के अलावा जो अदर कंपनीज हैं वो इंडिया में तभी रेजिडेंट मानी जाएगी यदि उनका पॉइंट सर पॉइंट POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो अदर कंपनी भी इंडियन रेजिडेंट है। और यदि उनका पॉइंट आउटसाइड इंडिया है तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट। क्लियर? तो नाउ द गेम स्टार्ट। मैंने बोल दिया है POEM। हमें तो ये समझना होगा ये POEM क्या है। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। किसकी बात हो रही है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां मेजॉरिटी डिसीजंस लिए जाते हो। क्योंकि मैनेजमेंट के लिए क्या होगा? जहां मेजॉरिटी बोर्ड डिसीजंस लिए जाते हो, जहां डायरेक्टर्स मीटिंग करते हो। सर एक डायरेक्टर इंडिया में हो, एक डायरेक्टर जापान में हो, एक डायरेक्टर सिंगापुर में हो, सर कैसे पता चलेगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? तो CBDT ने सर्कुलर दिया हुआ है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग उन्होंने बता रखा है कि क्या पॉइंट होगा। लेकिन CBDT बोलता है हमारा जो सर्कुलर है, हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, छोटी मोटी कंपनी में कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना। तो उसमें आप अपने हिसाब से पॉइंट कैलकुलेट कर लेना, मतलब कि आपका मेजॉरिटी मैनेजमेंट कहां से किया जाता है। लेकिन ये जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, जो हम सर्कुलर जो दे रहे हैं, वो सर्कुलर बड़ी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदर देन इंडियन कंपनी। वाई इंडियन कंपनी अदर देन? क्योंकि यदि इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, तब तो पॉइंट की जो गाइडलाइंस है, कोई CBDT सर्कुलर की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई इंडियन कंपनी है दैट इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ओनली इंडियन कंपनी के अलावा जो अदर कंपनीज है, दैट मे बी डोमेस्टिक कंपनी और दैट मे बी द फॉरेन कंपनीज, तो जो अदर देन इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। क्योंकि यदि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में, तभी वो रेजिडेंट इंडियन मानी जाएगी, इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। तो हमें उनका पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए CBDT ने अपना सर्कुलर दिया हुआ है। लेकिन CBDT के सर्कुलर की जो गाइडलाइंस है ओनली बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। कौन सी कंपनीज? ऐसी कंपनीज अदर देन इंडियन कंपनीज जिनकी टर्नओवर और GR ग्रॉस रिसिप्ट, जिनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडिंग 50 करोड़। मतलब ये कि अदर देन इंडियन कंपनीज जिनका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट यदि अप टू ₹50 करोड़ है, तो देन जो नॉर्मल जो आपकी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। जनरली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट की जो गाइडलाइंस है, ये जो CBDT सर्कुलर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये CBDT सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा उन अदर देन इंडियन कंपनीज पे जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर अप टू ₹50 करोड़ है। लेकिन अदर देन इंडियन कंपनीज, अदर डोमेस्टिक कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जिनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट यदि 50 करोड़ से ज्यादा है, तो ये CBDT सर्कुलर 8/2017 विल बी एप्लीकेबल। क्या कहता है ये? इफ ऑल दी 4 कंडीशंस, कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन, 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, 3.5 नहीं, 3.25 नहीं। इफ ऑल दी 4 कंडीशंस, चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, 3.25 नहीं, 3.25 नहीं। कितनी कंडीशन है बेटा? 4 कंडीशंस, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और यदि चारों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, कंपनी सेड टू बी क्या? एंगेज्ड इन ABOI। क्या बोला मैंने? ABOI, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या हो गया? हमें लग रहा होगा पॉइंट बताऊंगे, POEM पॉइंट, सर ये ABOI कहां से आ गया?
अभी आएगा, हम पोइम पे भी आएंगे, हम पोइम पे भी आएंगे। तो पोइम वाली बात हम बाद में करेंगे। अब पोइम वाली बात हम बाद में करेंगे। पोइम की गाइडलाइंस के लिए ही, पोइम की गाइडलाइंस के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ABOI क्या बेटा, पहले तो हमें ये याद करना है, समझना भी है और याद भी करना है। ABOI क्या बेटा, ABOI, ABOI एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। पहले तो ये समझो कि हम पोइम की जो गाइडलाइंस है वो किन के लिए बात करें, क्या इंडियन कंपनी के लिए बात करें? आंसर इज नो सर, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। तो इंडियन कंपनी के लिए तो आप पोइम की बात कर ही नहीं रहे हो। ये जो पोइम की जो गाइडलाइंस की जो आप बात कर रहे हो, कौन सी कंपनीज के लिए कर रहे हो? एक तरीके से फॉरेन कंपनी के लिए बात कर रहे हो कि वो फॉरेन कंपनी जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अरेंजमेंट कर रखा हो या अरेंजमेंट नहीं कर रखा हो, तो वो फॉरेन कंपनीज रेजिडेंट है, नहीं है रेजिडेंट यदि उनका एक्टिव बिजनेस, थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दो, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो जितनी भी फॉरेन कंपनीज है वो हमेशा यही बताना प्रीफर करेगी हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, हमारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, हमारा इंडिया में टैक्स मत लगाओ। क्योंकि यदि उनका पॉइंट मेरी इंडिया में हो गया, यदि उनका पॉइंट मेरी इंडिया में हो गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी, और इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो सारी इनकम पे, ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। बात समझ में आ रही है? तो इसकी इंपॉर्टेंस धीरे से समझ में आएगी, बाद में आएगी, क्योंकि पूरा पॉइंट को समझाने के लिए ABOI के साथ बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। तो पहले इस वाली क्लास के अंदर में तुम लोगों को सिर्फ ABOI बताऊंगा, उसके बाद हम पॉइंट पे आएंगे, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो फिलहाल वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन ABOI। क्या बेटा, ABOI मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ABOI एक्टिव। कितनी कंडीशन बताई थी मैंने? 4 कंडीशन। यदि चारों की चारों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है सर, 2 हो जाए तो ना ABOI नहीं माना जाएगा। अब हम पॉइंट के पॉइंट से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस लाइन पर फोकस कर रहे हैं, ABOI पर। फिर ABOI समझने के बाद वापस से हम पॉइंट पे आएंगे कि यदि उन अदर देन इंडियन कंपनीज का यदि पॉइंट इंडिया में हुआ, यदि उनका पॉइंट मेरी इंडिया में हुआ तो इंडिया में रेजिडेंट है, अदरवाइज वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है या नॉट रेजिडेंट है। फिलहाल अब फॉर ए टाइम बीइंग अब हम अपने फोकस को बदलते हैं। फॉर ए टाइम भी हम फोकस करते हैं ओनली ऑन द वन लाइन, वन वर्ड, दैट इज ABOI। ABOI एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। थोड़ा सा हम इन्वॉल्व होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ABOI की डेफिनेशन में 4 कंडीशन क्या है। क्या बताना चाह रहे हो आप? एक्टिव, एक्टिव क्या बताना चाह रहे हो? एक्टिव, वो अपन बाद में डिफाइन करेंगे। फिर दूसरा क्या, दूसरा तीसरा फोर्थ वर्ड क्या है? बिजनेस आउटसाइड इंडिया। बोलो मेरे साथ, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया। यदि फेसबुक ये बोले कि हमारा बिजनेस इंडिया के बाहर है, यदि एप्पल वाला ये बोले कि हमारा बिजनेस इंडिया के बाहर है, माइक्रोसॉफ्ट ये बोले हमारा बिजनेस इंडिया के बाहर है, गूगल ये बोले कि हमारा बिजनेस इंडिया के बाहर है, या कोई चाइनीज कंपनी हमारा बोले कि हमारा बिजनेस इंडिया के बाहर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो ग्लोबल कंपनीज है, ये जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है? बिजनेस में क्या होता है सर? बिजनेस जब किया जाता है, धंधा किया जाता है तो एम्प्लॉइज होते हैं। तो यदि उनके मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज यदि इंडिया के बाहर है, तो यदि उनके मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज यदि इंडिया के बाहर है, तो उनकी मेजोरिटी ऑफ एसेट यदि इंडिया के बाहर हो, तो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज बना रखे जिनके आधार पे बेटा बार बार वर्ड बोलना पड़ेगा, वरना याद करना, याद तो करना ही है लेकिन याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा सिर्फ याद करोगे तो। आप ये देखो कि आप क्या टर्म याद कर रहे हो। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये अकेली टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिर न्यूमेरिकल भी आएगा। अभी मैं इसके जस्ट बात एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स का। दूसरी बात डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है डिफाइन ABOI। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी तरीके से लीव नहीं करना, और मुझे पता है क्लास में ही याद हो जाएगा। अभी देखना,
बिजनेस आउटसाइड इंडिया, क्या बताना है? ओ कंपनी, तेरा बिजनेस इंडिया के बाहर है क्योंकि तेरे मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, क्या वर्ड यूज किया मैंने? मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज। अपने आप वर्ड आया, अंदर से आवाज आती है, मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है भैया। तेरी मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है, तेरी मेजोरिटी एसेट इंडिया के बाहर है, तो इसका मतलब तुम्हारा धंधा इंडिया के बाहर है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी 4 कंडीशन से, वापस हम देखते हैं, इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यदि 4 कंडीशंस और चारों की चारों कंडीशंस यदि फुलफिल सेटिस्फाई हो जाती है तो कंपनी को बोला जाएगा उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। सर जल्दी से बताओ 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, मैंने बोला धंधे में क्या होता है? एम्प्लॉइज, काम करने वाले वर्कर्स, स्टाफ। तो यदि मैंने बोला मुझे क्या बताना है? बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो मुझे ये बताना है बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब मेजोरिटी एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है। तो मेजोरिटीज एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है। इसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं, यदि मेजोरिटी एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है तो क्या है? वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। या इसको अदर वे में बोले, इंडिया में एम्प्लॉइज 50% से कम है, मेजोरिटी एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, इसका मतलब मोर देन 50% एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है। तो इंडिया में कितने एम्प्लॉइज हुए बेटा? लेस देन 50%। क्या बात है सर, हम तो आजकल सर्कुलर भी बनाने लगे, क्या बात है, वी आर जीनियस। समझना बात। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बेटा जल्दी से मेरे साथ याद करना है, मेरे साथ बोलना है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय सिचुएटेड और रेजिडेंट, ऐसे एम्प्लॉय जो इंडिया में काम करते हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉइज को करोड़ों में, इंडिया में कितने एम्प्लॉइज हैं? एम्प्लॉइज सिचुएटेड और रेजिडेंट इन इंडिया लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के बाहर जो एम्प्लॉइज हैं वो मेजोरिटी है, तो बिजनेस आउटसाइड इंडिया हुआ ना, क्योंकि टोटल बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज है मेजोरिटी एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है। तो मेजोरिटी एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, इसका मतलब इंडिया में एम्प्लॉइज लेस देन 50% है, लेस देन 50% है, लेस देन 50% है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये लिमिट याद करने में टाइम चले जाता है, सर कैसे याद करें, क्योंकि लिमिट है, भूल जाते हम, भूलने दूंगा नहीं। बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैसे याद करना है? बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो बिजनेस कैसे होता है? एम्प्लॉइज से, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एम्प्लॉइज बिजनेस आपको इंडिया के बाहर प्रूव करना है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है? एम्प्लॉइज मेजोरिटी इंडिया के बाहर होना चाहिए, एम्प्लॉइज जो भी है वो इंडिया के बाहर के होने चाहिए। इसका मतलब एम्प्लॉइज जो इंडिया में काम करते हैं वो लेस देन 50% हो, लेस देन 50% हो, लेस देन 50% हो ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। वेरी गुड। नोट नंबर 1 ये कहता है कि एम्प्लॉइज में कौन कौन से एम्प्लॉइज इंक्लूड किए जाएंगे? एम्प्लॉइज इंक्लूड दोज हु आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया, ये तुम लोगों ने लेबर लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि कंपनी डायरेक्टली भी एम्प्लॉइज अपॉइंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर या किसी थर्ड पर्सन। मतलब ये कि मैंने किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं किया, उस पर्सन ने मेरे लिए एम्प्लॉय अपॉइंट किया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एम्प्लॉइज वो भी हैं जो डायरेक्टली कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं और जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं किए जा रहे लेकिन हमारे एम्प्लॉइज वाला ही काम करते हैं, तो वो भी एम्प्लॉइज माने जाएंगे। और इंडिया में जो एम्प्लॉइज हैं वो लेस देन 50%, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है बेटा? टर्म पे दिमाग लगाना, आप ओनली टर्म पे। क्या वर्ड आपको डिफाइन करना है, क्या टर्म आपको याद करनी है? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव। इस एक्टिव को भी मैं आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग की जो 3 कंडीशंस है वो ये डिफाइन करती है बिजनेस
आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजोरिटी एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है, इसका मतलब इंडिया में एम्प्लॉइज लेस देन 50% है। तो जो भी एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड है दैट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। वेरी गुड, ठीक है। नाउ मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं वो चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉयड किए जा रहे हो या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन काम हमारी कंपनी का करते हैं, हमारा ही काम करते हैं। मतलब ये कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड किए जाते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं वही वाला काम जब थर्ड पर्सन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वही काम करते हैं, तो वो भी हमारे ही एम्प्लॉइज माने जाएंगे। ये तो मैंने समझा दिया है। नाउ वी कम टू द नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ये डिफाइन करता है कि अभी हमने बोला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि जो एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड हैं वो लेस देन होना चाहिए 50% किसका, ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर हम बात करें, ग्लोबल एम्प्लॉइज की बात करें, वो तो मैं समझ में आ गया, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होगा दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वापस से बोलो मेरे साथ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होगा एवरेज, एवरेज बोलो मेरे साथ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज का मतलब एवरेज कर दो, डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर एम्प्लॉइज में ओपनिंग मतलब बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में जितने भी एम्प्लॉइज है, एंड में जितने भी एम्प्लॉइज है, उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो दैट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और ये जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नोट नंबर 2 इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जितने भी बिगिनिंग में और जितने भी एंड में उनको आपको सिंपल एवरेज निकालना होगा डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द, बोलो, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। पहली कंडीशन। और यदि एक भी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, यदि एक भी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो क्या माना जाएगा, ABOI। क्लियर, चारों लगाओ जितने मेरे साथ बोला। एक भी नहीं बेटा, एक भी नहीं, कॉन्सेंट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, एक एक वर्ड सुनो, पूरा ध्यान वीडियो पे जो मैं बोल रहा हूं। ओनली एक नहीं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, 3.25 नहीं, 3.5 नहीं, 4.25 नहीं। इफ ऑल दी 4 कंडीशंस, चारों की चारों कंडीशंस जब फुलफिल होगी तभी माना जाएगा, तभी माना जाएगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तभी माना जाएगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो पहले कंडीशन क्लियर हो गई कि इंडिया में जो भी एम्प्लॉइज सिचुएटेड हैं और जो भी रेजिडेंट है इंडिया में, दैट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन पे हम जा रहे थे तो हमारे दिमाग में कुछ अटक गया। सिर्फ बहुत बार क्या होता है, नंबर ऑफ बोलते ना, एक लॉइन भी बहुत सारे लोगों पे भारी पड़ता है, कुत्ते 1000 हैं, दे आर नंबर ऑफ डॉग्स, लेकिन एक लॉइन, एक टाइगर सबकी बैंड बजा देता है। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हो। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी की जो सैलरी होगी, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स की जो सैलरी होगी, एक एम्प्लॉय लेता है 15,000, 20,000, 30,000, तो इनकी सैलरी में कितने सारे एम्प्लॉइज आ जाएंगे। हो सकता है कि 95% एम्प्लॉइज आपके अमेरिका में बैठे हो, लेकिन जो 5% जो एम्प्लॉइज इंडिया में हो वो टॉप एम्प्लॉइज हो, उनकी सैलरी ओनली 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ हो, मतलब सारे खर्चा उन पे होता हो। नहीं हो सकता। बात तो है, ये कंडीशन भी डालो, कितना खर्चा करते हो एम्प्लॉइज पे, क्योंकि हर एम्प्लॉइज पे इक्वल खर्चा नहीं किया जाता। किसी एम्प्लॉय को 15,000 दिया जाता है, किसी को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, किसी को 1.5 करोड़ दिया जाता है और किसी को 150 करोड़ की भी सैलरी होती है। ओहो,
आई ना बात समझ में। तो पहली कंडीशन बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हम देखेंगे, मतलब इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो लेस देन 50% हो, और जो ऐसे एम्प्लॉइज, अब सुनना बात ध्यान से, ऐसे एम्प्लॉइज जो इंडिया में सिचुएटेड है, ऐसे एम्प्लॉइज जो इंडिया में सिचुएटेड है, उन पर जो खर्चा किया जाता है, जो उनकी सैलरी दी जाती है, जो उनको एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जिसको हमने यहाँ पे नेम दिया पेरोल एक्सपेंसेस। क्या नेम दिया? पेरोल एक्सपेंसेस। मेरे साथ बोलो ना, क्या वर्ड है? पेरोल एक्सपेंसेस, मतलब उनका रेम्यूनरेशन, उनका खर्चा पानी। तो जो एम्प्लॉइज इंडिया में रेजिडेंट है, इंडिया में सिचुएटेड है, उनका जो पेरोल एक्सपेंसेस है दैट इज लेस देन, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब मेजॉरिटी एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर हो आपके, तभी तो बिजनेस आउटसाइड इंडिया बोलेंगे ना। तो मेजॉरिटी एम्प्लॉय भी आपके इंडिया के बाहर हो, मोर देन 50% आपका बाहर हो, और जो उन एम्प्लॉइज पे जो इंडिया के बाहर हो, उन पे जो खर्चा किया जाता हो वहां पे, वो भी टोटल एक्सपेंसेस का 50% ज्यादा खर्चा किया जाता हो। इन्होंने इंडिया के पॉइंट से बनाया। कैसे बनाया? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड है वो लेस देन 50% है ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज, और जो एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड है उन पर जो आप पेरोल एक्सपेंसेस करते हो, तो पेरोल एक्सपेंसेस, ध्यान से बेटा, ऑन सच एम्प्लॉइज, क्या वर्ड है बेटा? ऑन सच एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज। सर ऐसे एम्प्लॉइज मतलब ऐसे एम्प्लॉइज, सर ऐसे मतलब ऐसे, कैसे? ऐसे, ऐसे मतलब जो एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड हैं, उन एम्प्लॉइज पर जो आप खर्चा करते हो, जो पेरोल एक्सपेंसेस करते हो, वो भी लेस देन होना चाहिए 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंसेस। मतलब जो एम्प्लॉइज इंडिया में सिचुएटेड है वो भी 50% से कम हो, और उन एम्प्लॉइज पे जो खर्चा किया जाता हो, जो पेरोल एक्सपेंसेस किया जाता हो, जो सैलरी का जो खर्चा किया जाता हो, वो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल पेरोल एक्सपेंसेस से लेस देन 50% हो। नाउ नोट, व्हाट डू यू मीन बाय पेरोल एक्सपेंसेस? पेरोल एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी, wages, bonus, pension and all other employee compensation, related pension and social cost borne by the employer। मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज पे जितना भी एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा किया, ये तुम लोगों ने वैसे भी सैलरी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस किस तरीके से पेमेंट दे सकता है। समझ में आ रही बात बेटा? सर ये दो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाए तो क्या माना जाएगा? ए बी ओ आई, नो 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 नो, ऑल दी फोर कंडीशंस, ऑल दी फोर कंडीशन, यदि चारों कंडीशन फुलफिल होगी तभी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3.5 नहीं, चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होगी तभी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। दो कंडीशन तो याद हो गई सर, बिल्कुल माइंड में सेट हो गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कैसे याद करना है, कभी आप भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखना, बिजनेस इंडिया के बाहर, मतलब बिजनेस में क्या होता है, काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं और असेट होती है, असेट। क्योंकि द रीजन बिहाइंड है, बिना असेट के थोड़ी धंधा करोगे, नाले में बैठ के काम करोगे क्या? असेट नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी, इक्विपमेंट नहीं होंगे। समझ में आ रही ना बात? असेट होगा ना, कंप्यूटर भी होगा ना, एसी भी होगा ना, असेट होगा ना। तो इसका मतलब मेजॉरिटी एम्प्लॉय इंडिया के बाहर हो, मेजॉरिटी असेट इंडिया के बाहर हो, उन पे खर्चा भी मेजॉरिटी इंडिया के बाहर किया जाता हो। इन्होंने बोलने का जो तरीका था वो ऐसे ना बोल के इसको डिफरेंट में बोल दिया, लेकिन मतलब वही है। लेकिन पहले ये वर्ड बोला करो, इससे क्या होगा, आपको रिकॉलिंग करना इजी होगा। मैं तरीका भी बताता हूं कि कैसे रिकॉल होगा, क्योंकि लास्ट में कंटिन्यूसली एग्जाम्स होते हैं बेटा। एग्जाम टाइम में 9 डेज, बीच में 1 या 2 दिन का गैप होता है, दैट्स इट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन। आपको थर्ड कंडीशन अपने यहां समझ में आ गई कि मैं क्या बोलने वाला हूं, असेट की बात करने वाला हूं। तो ये पॉइंट हो जाए तुमने अपने आप भी बना लिया होगा, बिल्कुल बन गया है पॉइंट। क्या बन गया है जल्दी बताओ बेटा? ये बन गया है कि जो इंडिया के अंदर जो असेट होनी चाहिए वो मोर देन 50% हो, मोर देन। सर क्या बातें कर रहे हो ना,
एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब असेट मेजोरिटी इंडिया की बाहर हो, असेट मोर देन 50% इंडिया की बाहर हो, इसका मतलब असेट इंडिया में लेस देन 50% हो। मतलब असेट इन इंडिया मतलब जो ये कंपनीज है ना, ये कंपनी जिनकी आप बात कर रहे हो अदर देन इंडियन कंपनीज, तो वो जो अदर देन इंडियन कंपनीज है उनकी जो असेट है इंडिया के अंदर दैट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट। क्या बात है सर, तीनों कंडीशन तो याद हो गई सर, कभी भूलेंगे ही नहीं। वेरी गुड, वापस से बेटा, क्या कि जो असेट है कौन सी कंपनी, अदर देन इंडियन कंपनी की जो असेट इंडिया में है वो लेस देन 50% ऑफ द टोटल असेट। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो असेट की जो वैल्यू आप लोगे वो क्या लोगे, तो पहला नोट क्या कहता है, वैल्यू ऑफ टैक्स डेप्रिसिएबल असेट इज द एवरेज ऑफ, और यदि कोई पॉइंट यदि किसी को नहीं समझ में आया कैलकुलेशन का, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तो आपको एक बार कंडीशंस याद करनी है। वैसे मेजॉरिटी तो आपको मैक्सिमम तो यही क्लियर हो जाएगा, छोटा मोटा डाउट भी रह जाएगा सर अमाउंट कैसे आएगा, क्या लिया जाएगा, तो अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन लेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्स डेप्रिसिएबल असेट इज एवरेज ऑफ देयर वैल्यूज फॉर टैक्स पर्पस in the country of incorporation as at the beginning and the end of the previous year। मतलब जो भी डेप्रिसिएबल असेट है तो डेप्रिसिएबल असेट की आपको ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू दोनों आपको लेनी पड़ेगी, उनका आपको एवरेज करना पड़ेगा। दैट इज द डेप्रिसिएबल असेट की आप वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो वैल्यू ली जाएगी वो कहाँ की ली जाएगी, ऑफ द कंट्री ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जहाँ एक कंट्री रजिस्टर्ड हुई। यदि जापान में रजिस्टर्ड हुआ तो वहां की बात करूं, समझ में आई बात, यस। और वैल्यू ऑफ अदर असेट मतलब डेप्रिसिएबल असेट के अलावा जो आपकी अदर असेट है उनके लिए जो वैल्यू ली जाएगी दैट विल बी द वैल्यू एज पर BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेप्रिसिएबल असेट है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिगिनिंग एंड एंड का जो वैल्यू है उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, दैट इज द एवरेज। और जो अदर असेट है मतलब असेट अदर देन द डेप्रिसिएबल असेट, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, वैल्यू एज पर BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तीनों कंडीशन ये प्रूव करते हैं बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये तीनों कंडीशन मेनली है बिजनेस आउटसाइड इंडिया को प्रूव करने के लिए। किसको प्रूव करने के लिए, बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हम क्या बात कर रहे हैं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हम क्या बात करें, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्या बात करने वाले, एक्टिव। क्या बात करें, एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब होता है मेजोरिटी। तो मेजोरिटी इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, एक्टिव इनकम होनी चाहिए। मेजोरिटी इनकम क्या होनी चाहिए, एक्टिव इनकम होनी चाहिए। क्या वर्ड यूज किया मैंने, मेजोरिटी इनकम एक्टिव इनकम होनी चाहिए। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी मोर देन 50%, राइट। मोर देन 50% कोई बोलोगे एक्टिव इनकम। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पैसिव इनकम इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे दोनों पॉइंट किया जाया गया है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, जब हम एक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा डिफरेंट वे में बात किया गया है। तो हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब पैसिव इनकम। यदि पैसिव इनकम यदि आपकी 70% है, यदि पैसिव इनकम यदि आपकी 70% है, तो आपका एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव कब माना जाएगा, कि आपकी पैसिव इनकम कम हो, जब आपकी पैसिव इनकम कम हो, जब आपकी पैसिव इनकम कम हो। समझ में आ रही ना बात, क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो एक्टिव तभी होगा ना जब आपकी एक्टिव इनकम ज्यादा हो, मतलब पैसिव इनकम कम हो। इनकम दो कैटेगरी में होती है, जैसे जब मेहनत करके कमा रहा हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे फीस मिलती है, मेरी एक्टिव इनकम है, मेरे बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, तो बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट है उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है दैट इज पैसिव इनकम। मेरी हाउस प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, उस पर मुझे रेंटल इनकम मिलती है, कैपिटल गेन टैक्स मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलती है, मेरी बहुत सारी बुक्स है, उन बुक्स पे मुझे रॉयल्टी इनकम मिलती है। ये कौन सी इनकम है, दिस इज अ पैसिव इनकम, दिस इज अ पैसिव इनकम।
और यदि पैसे इनकम जा रहा है मतलब आप एक्टिव नहीं हो, तो आपकी पैसे इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पैसे इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पैसे इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो एग्जाम के पॉइंट से आपको अब याद रखने वाली बात क्या है? सुनना बात। पहली कंडीशन में आप बात करते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन था। सेकंड, पेरोल एक्सपेंसेस में भी ऐसे एम्प्लॉइज पर जो पेरोल एक्सपेंसेस किया उसमें भी लेस देन ई था। जो इंडिया में जो असेट है लेस देन ई था, लेकिन जब आपने पैसिव इनकम की फोर्थ कंडीशन की बात की लेस देन और इक्वल टू, ये याद रखने वाली बात है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द न्यूमेरिकल जो अपन करेंगे। यहां पे कंडीशन में क्या देखना है कि जो पैसिव इनकम है ना उन कंपनीज की, कौन सी कंपनी की? अदर देन इंडियन कंपनी। अच्छा, उनकी बात करें ना, क्योंकि इंडियन कंपनी तो वैसे ही इंडिया में रेजिडेंट है, तो उनके लिए तो अपन कुछ बात ही नहीं कर रहे, उनके लिए तो अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? अदर देन इंडियन कंपनी। किन की बात हो रही बेटा? अदर देन इंडियन कंपनी। तो जो अदर देन इंडियन कंपनी, कोई जापानी कंपनी होगी, कोई चाइनीज कंपनी है, कोई अमेरिकन कंपनी है, तो उन कंपनीज की जो पैसिव इनकम है, क्योंकि आपको एक्टिव प्रूव करना है, यहाँ पे इंडिया प्रूव नहीं करना है बेटा। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है, इंडिया देखूंगा या क्या देखूं? बेटा पर्पस पर डिपेंड करता है। फोर्थ कंडीशन किस पर्पस के लिए? ये इंडिया आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं है, ये क्या प्रूव करने के लिए कि आप एक्टिव हो या पैसिव हो। तो इसका मतलब आपकी एक्टिवली एंगेज्ड हो या नॉट एक्टिवली एंगेज्ड हो, मतलब आपकी पैसिव इनकम ज्यादा है कम है। तो यहां पे ये बोला गया कि यदि इनकी पैसिव इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ? एक्टिव प्लस पैसिव इनकम। यहां पे इंडिया आउटसाइड इंडिया नहीं देख रहे, उनकी टोटल पैसिव इनकम है। टोटल जो पैसिव इनकम है वो पैसिव इनकम लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का मतलब इंडिया प्लस फॉरेन नहीं है। टोटल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे? टोटल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे? टोटल इनकम का मतलब है एक्टिव प्लस पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम। इंडिया की बात नहीं की जा रही, मतलब पैसिव इनकम, जहां भी पैसिव इनकम है। तो इनकी जो पैसिव इनकम है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। क्लियर? Note number 1, income means the income taxable as per the law of country of incorporation or income as per the books of account in its absence, right? अब वैसे हमें पता होता है, हमें पता होता है, वैसे भी मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि क्या क्या पैसिव इनकम हो सकती है। बैंक में जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, जो मेरी रॉयल्टी की इनकम है, जो मेरी रेंटल इनकम है, जो मेरा मैंने किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, जो मेरी डिविडेंड की जो इनकम है, ये सब क्या है? ये सब पैसिव इनकम है। फिर भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हो तो लॉ मेकर ने क्लेरिफाई कर दिया सीबीडीटी सर्कुलर में ही कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सर्कुलर क्या पैसिव इनकम मानी जाएगी। 3 पॉइंट दे रखे हैं। पैसिव इनकम कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग इनकम। पॉइंट नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा पैसिव इनकम लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम, पैसिव प्लस एक्टिव इनकम। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पैसिव इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम दी ट्रांजैक्शन। मैं क्या बता रहा हूं? इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन नहीं बता रहा हूं कि पैसिव इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। 3 पॉइंट्स। पैसिव इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? देयर आर 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वे आर बोथ परचेज एंड सेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खरीदा भी बेचा भी, खरीदा भी बेचा भी, खरीदा भी बेचा भी, खरीदा भी बेचा भी, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज से किया। यदि खरीदा ए से, बेचा एनई को, बेचा ए को, खरीदा एनई से।
पॉइंट नंबर 1 नहीं है, पैसिव इनकम का पार्ट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि आपकी पैसिव इनकम तभी मानी जाएगी जब दोनों ही अपने हो, खरीदा भी अपनों से, बेचा भी अपनों को, घर की बात है। बात समझ में आई? मतलब खरीदा भी अपनों से, बेचा भी अपनों से, खरीदा भी अपनों से, बेचा भी अपनों को, तो खरीदा भी अपनों से, बेचा भी अपनों को, तो जब दोनों ही अपने हैं, दिस इज अ पॉइंट। तो ये हुआ पैसिव इनकम, घर की बात। वापस से बोलता हूं, सुनना बात ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस, इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस वेयर बोथ दोनों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों परचेज भी और सेल भी फ्रॉम और टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब ये कि यदि मैंने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ही खरीदा हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज को ही बेचा हो, यदि दोनों में से ओनली एक ही यही है, तो भी ये पैसिव इनकम का पार्ट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा आपको, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा, पहले ही बार बार बोल रहा हूं। इसलिए घर की बात, खरीदा भी घर में, बेचा भी घर में, खरीदा भी घर में, बेचा भी घर में, पूरी घर की बात है, पूरी दाल ही काली है। बात समझ में आ रहा है? तभी पैसिव इनकम है, तभी पैसिव इनकम है। समझ में आया? वापस से बोल देता हूं, पहला पॉइंट क्या कहता है, हम इस समय जो बात कर रहे हो पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस वेयर बोथ परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स is from or to associated enterprises. Second point is very simple. Income from the royalty, dividend की income, capital gain, rental income, ये क्या है? पैसिव इनकम। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट की इनकम। मेरा बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या है? पैसिव इनकम। लेकिन यदि किसी बैंकिंग कंपनी का पैसा भी यदि बैंक में पड़ा हो, यदि बैंकिंग कंपनी को यदि कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो कहीं से, तो बैंकिंग कंपनी को यदि इंटरेस्ट मिलता है तो उनका धंधा है, उनका काम ही क्या है? लोन देना। तो जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, जो भी बैंकिंग कंपनीज है, यदि उन्होंने लोन दिया तो उनका धंधा क्या होता है? कोई बैंक क्या करता है? रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पीएनबी गुलाब जामुन। सर क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रहा है? बैंक क्या करते हैं? बैंक का धंधा क्या होता है? पब्लिक से डिपॉजिट, लोन्स और एडवांस देना। तो लोन्स और एडवांस पर उनको क्या मिलता है? उनको लोन्स और एडवांस पर मिलता है इंटरेस्ट। क्या वो उनकी एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है? सर वो उनकी एक्टिव इनकम है। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पैसिव इनकम। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पैसिव इनकम। इसलिए ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, बट अदर देन बैंकिंग कंपनी। क्योंकि बैंकिंग कंपनी को जो इंटरेस्ट मिला वो मेहनत का है भैया, क्योंकि उनका धंधा है लोन देना। बैंक वाले बोलते हैं कोई तो लोन ले लो हमसे, लोन ले लो, लोन ले लो। बैंक वाले थोड़ी करते रसगुल्ला, रसगुल्ला 2 रुपया, 2 रुपया रसगुल्ला ले लो। क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? अब मैं यदि डिपॉजिट पे यदि कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारा बिजनेस नहीं है, तो इसलिए वो हमारी पैसिव इनकम का पार्ट है। इसलिए बोला गया है इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय एनी कंपनी। यदि कोई भी कंपनी यदि इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगी वो उनके लिए पैसिव इनकम है, बट अदर देन बैंकिंग कंपनीज, अदर देन बैंकिंग कंपनीज, अदर देन कंपनी which is a public financial association if the activities of such company are regulated by the law in the country of incorporation. क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? 3 पॉइंट्स है पैसिव इनकम के अंदर। पहला पॉइंट क्या कहता है? जहां परचेज भी और सेल भी दोनों ए से आपने किया हो। पॉइंट नंबर 2 तो बिल्कुल क्लियर है, माइंड में आपके सेट हो ही गया है। जो आपकी डिविडेंड की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम है, कैपिटल गेन और रेंटल इनकम है, आपकी पैसिव इनकम है। थर्ड क्या बोलता है? बैंकिंग कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल एसोसिएशन के अलावा यदि किसी और कंपनी ने जो इंटरेस्ट की इनकम अर्न की वो उनके लिए क्या माना जाएगा? पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। तो आज की इस क्लास में हमने ये याद किया ABOI। इसके आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो अभी फिलहाल ये 4 कंडीशन अच्छी तरह देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लेंगे और बाकी कंसेप्ट को भी अच्छी तरह देखेंगे। तो आज की क्लास में बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया है ABOI, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया।
नो, नो ऑल दी 4 कंडीशंस, वेरी गुड। चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल होगी तभी माना जाएगा कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गया है? हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।